हाय दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट 2 पार्ट 2 क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर निबोश क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें जो है आज दोस्तों ये लास्ट पार्ट रहेगा और मैंने बहुत ट्राई किया है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें इंक्लूड किया हुआ है इस पार्ट में। और अनफॉर्चुनेटली इसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग मैक्सिमम इस क्वेश्चंस को और आंसर्स को नोट्स बना के मेमोराइज़ करें या फिर बार बार इस वीडियो को देखें और इसको सीखें। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत से बंदे मुझसे अक्सर मेल पे पूछते हैं कि इन क्वेश्चंस को या इन आंसर्स को अगर वो लोग मेमोराइज़ कर लेते हैं तो क्या एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इन पॉइंट्स को आप लोग बाय हार्ट करें या मेमोराइज़ करें। उसके अलावा जितना हो सकता है आप बाहर से भी पॉइंट्स को डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्सप्लेन क्वेश्चंस अगर आप लोग फेस करते हो एग्ज़ाम में तो उसमें जितने पॉइंट्स आप हो सकते हो उसको थोड़ा एलोबरेट या थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखे तो ही आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन पॉइंट्स को, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें और कंसेप्ट को समझें बिफोर यू राइट द एग्ज़ाम। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पॉलिसी किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है एक कंपनी में। तो जैसे कि हमें पता है कि पॉलिसी जो होता है वो सेट किया जाता है सीनियर मैनेजमेंट या हायर मैनेजमेंट के द्वारा सेट किया जाता है। तो सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति कमिटेड है और किस तरीके से वो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं वो एक कंपनी की पॉलिसी में ही वो आप लोगों को दिखाई देता है। इसी तरीके से दूसरे मैनेजर्स उनका डिसीजन उस पॉलिसी के प्रति कैसा है, उस पॉलिसी को वो लोग इन फेवर करते कि नहीं करते। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है उसके अगेंस्ट में है कि या फिर उसके इन लाइन में है कि नहीं, वो सारे जो चीज़ें होती है वो आपको उस कंपनी की जो पॉलिसी होती है उन पॉलिसी से क्लियर हो जाता है। तो वो पॉलिसी जो होता है उसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है डिसीजन मेकिंग में। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 की पार्ट्स ऑफ ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के 3 इंपॉर्टेंट की पार्ट कौन कौन से। तो उसमें आप लोग जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट लिख सकते हो जिसमें आप लोग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखोगे। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। और थर्ड है अरेंजमेंट सेक्शन जिसमें किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए ताकि एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इन तीनों पार्ट्स के बारे में डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे नोट्स वीडियोस में डिस्कस किए हुए जिसे आप बाद में देखकर रेफर बैक भी कर सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो दिखाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का एम क्या है, कौन है रिस्पॉन्सिबल उस एम को अचीव करने के लिए और किस तरीके से उस एम को आप लोग अचीव कर सकते हो। तो ये है इसका प्रॉपर डेफिनेशन। So the health and safety policy of an organization is an important document that sets out the organization's aim with regard to health and safety, who is responsible for achieving this aim and how the aims are to be achieved. So fourth question is, when is management system standards need to be reviewed in an organization? तो किन किन कंडीशंस में आपको आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स जो ILO या ISO जो है उसको रिव्यू करना पड़ता है। तो एक तो स्टार्टिंग आउट मीन्स अगर कुछ भी आप नया स्टार्ट करते हो, कुछ भी नया डिवीज़न, नए ब्रांच ऐसे कुछ भी स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको रिव्यू करना पड़ता है। सिमिलरली नया प्रोडक्ट सर्विस को स्टार्ट करने पे, प्रोसेस को स्टार्ट करने पे, इम्प्लीमेंटिंग एनी चेंजेस, कुछ भी चेंजेस अगर आप लोग पैरामीटर्स में लाते हो कंपनी के प्रोडक्ट्स में कुछ भी करते हो तो उसमें भी आपको करना पड़ता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन ISO सर्टिफिकेशन। तो ISO सर्टिफिकेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो है कि इंटरनल बेनिफिट्स, जैसे कि आपकी कंपनी में जो इंटरनल ऑडिट होते हैं या आपके जो पार्टनर्स होते हैं आपकी कंपनी में उनके सामने आपको एक ट्रस्ट होता है कि आप क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हो कंपनी का। उसी तरीके से टू शो क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, आपके जो भी क्लाइंट्स और कस्टमर्स होते हैं उनको आप लोग दिखा सकते हो कि आपकी कंपनी के पास में ISO सर्टिफिकेशन है। तीसरा जो होता है बिज़नेस बेनिफिट्स के लिए, उससे आपको आपके बिज़नेस बेनिफिट्स में आपको जैसे कि अगर एक कंपनी के पास में ISO सर्टिफिकेशन है तो इट शोज़ कि बिज़नेस वाइज उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो दूसरे कंपनियों से थोड़े और कॉम्पिटिटेंट है। तो इन सब बेनिफिट्स के लिए ISO सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है।
6th क्वेश्चन है व्हाट डज ए सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो। तो एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है वो क्या दिखाता है? सो वो दिखाता है कि हायरार्की ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। हमारे और कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी का जो हायरार्की है, उनका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसी तरीके से लाइंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, किस तरीके से वो आपस में काम करते हैं, कौन कौन जो है मेन जॉब पोजीशंस को हैंडल करता है। उसी तरीके से तीसरा जो होता है कंपनी में जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स, उनके पोजीशंस और कौन कौन से कॉम्पिटेंट लोग जो है वो अवेलेबल है टू एडवाइस द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे डिटेल्स जो होते हैं वो आपको सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो से मिलता है। इसी तरीके से कौन कौन सी कमिटीज़, सेफ्टी कमिटीज़ और स्टाफ फोरम्स है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो से। और द 7th क्वेश्चन जो है व्हाट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन सेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स। एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स को जब आप सेट करोगे तो क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसमें पहला होता है हु इज़ गोइंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, कौन उसको उस ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने वाला है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो मैनेजमेंट से है कि नहीं, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो। दूसरा जो होता है हाउ ऑब्जेक्टिव्स विल बी सेट एट ईच फंक्शनल लेवल, हर एक लेवल पे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वहाँ पे, हज़ार्ड्स एंड रिस्क क्या क्या है उसके बारे में, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस क्या क्या टेक्नोलॉजी है आपके कंपनी के पास में। उसी तरीके से फिनेंशियल, ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से व्यू ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़, व्यू ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ मीन्स वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पब्लिक, उसी तरीके से जो वहाँ के जो नॉर्मल मैनेजमेंट, उन सब के ओपिनियन, इन सब लोगों के ओपिनियन जो होता है उन सभी फैक्टरों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन इज़ वाई इम्प्रूविंग द सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। तो एक सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने की जब बात की जाती है वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे हमें पता है कि स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, राइट, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से जो पॉइंट्स वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो स्पेसिफिक नहीं होता है, उसी तरीके से एक प्रिसाइज टारगेट नहीं होता है उसमें। इसी तरीके से इसलिए हम लोग इसलिए मेजर नहीं कर सकते सेफ्टी कल्चर अगर प्रॉपर्ली इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरीके से डेडलाइन, टाइम स्केल नहीं है। तो हम यहाँ पे अचीवमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी पैरामीटर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो वो उस ऑब्जेक्टिव्स को सूट नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उसे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं कहते इम्प्रूविंग द सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो दोस्तों स्मार्ट जो होता है उसका मतलब होता है स्पेसिफिक, एम जो होता है उसका मतलब होता है मेजरेबल, जिसे आप लोग मेजर कर सकते हो। उसी तरीके से ए जो होता है वो है अचीवेबल, आर जो होता है वो है रीजनेबल, कि वो प्रैक्टिकल है वो जो ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी ने सेट किया। उसी तरीके से टाइम बाउंड, एक टाइम स्केल के अंदर आप उसको सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? बेंचमार्किंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन विद अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन और विद द पास्ट परफॉर्मेंस। एक कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ में उसे कंपेयर करना और एक टारगेट सेट करना, उसे हम लोग बेंचमार्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स। एक हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स को क्यों सेट किया जाता है एक कंपनी के द्वारा? तो फर्स्ट जो होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को टारगेट्स जो होता है वो दिखाता है कि मैनेजमेंट के कमिटमेंट को दिखाता है कि मैनेजमेंट कमिटेड है हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड टारगेट्स को या उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा जो होता है वो मोटिवेट करता है स्टाफ को कि इट विल प्रोवाइड देम विद समथिंग टेंजिबल टू एम फॉर। विथ हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स आपकी जो भी स्टाफ होता है कंपनी के, उनको मोटिवेट किया जाता है कि उनको इन रिटर्न में उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन से मेरा मतलब है जैसे कि अगर आपके स्टाफ अगर हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स को पूरा करते हैं, अगर नो LTI, नो लॉस्ट टाइम इंजरीज अगर रिपोर्ट किया जाता है आपके कंपनी में, तो इट शोज़ गुड परफॉर्मेंस। तो ऐसे केस में अगर आप अपने एम्प्लॉयर्स को मोटिवेट करोगे, उनको रिवार्ड दोगे, प्राइसेस, कैश प्राइसेस है या सर्टिफिकेट्स दोगे, तो वो बहुत मोटिवेट होंगे। लास्ट पॉइंट जो है वो है
The important part they can play in facilitating the measurement and review of the performance and for benchmarking against other like organizations. तो हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को सेट करने से आप अपने कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी जो मेजरमेंट्स होते हैं उसके परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपनी कंपनी को बेंचमार्क कर सकते हो आपके कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कुड सेट। कौन कौन से हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स एक कंपनी सेट कर सकती है? तो उसमें फर्स्ट जो होता है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिफाइंड इंसिडेंट्स, जितने भी एक्सीडेंट्स है उसको कम किया जा सके। उसी तरीके से इम्प्रूवमेंट इन द रिपोर्टिंग ऑफ नियर मिस इंसिडेंट्स और माइनर एक्सीडेंट्स जो भी आपके कंपनी में होते हैं उसके रिपोर्टिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट और सही टाइम पे उसकी रिपोर्टिंग की जाए कंपनी में, तो वो एक टारगेट सेट कर सकते हैं आप अपनी कंपनी में। उसी तरीके से रिडक्शन इन एक्शंस टेकन बाय द एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ एंड इन द नंबर ऑफ सिविल क्लेम्स का कम हो जाना, एनफोर्समेंट एक्शंस का कम होना, वो भी एक टारगेट है। रिडक्शन इन सिकनेस, एब्सेंस, एब्सेंटिज्म, एब्सेंट होना कंपनी में वर्क एक्टिविटी से, बीमार होना, वो सब जितना कम कर सकते हो वो सब सेफ्टी टारगेट में आता है। उसी तरीके से इम्प्रूवमेंट इन द आउटकम ऑफ बेंचमार्किंग ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, बेंचमार्किंग के परफॉर्मेंस को बढ़ाना। उसी तरीके से इंश्योरेंस कॉस्ट को कम करना, वो सब जो होता है वो एक प्रॉपर टारगेट से जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट कर सकते हैं। उसी तरीके से लास्ट पॉइंट जो होता है वो है कि इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट एंड एडिशनली इन द नंबर ऑफ वर्कर्स ट्रेंड इन हेल्थ एंड सेफ्टी। वर्कर्स के जो हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग है उसको बढ़ाना, उनको इन्वॉल्व करना हर प्रोग्राम में। तो ये सब जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स है जो आप अपने कंपनी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की कंपनी में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस विच में रिक्वायर ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी टू बी रिक्वायर्ड। कौन कौन से कंडीशंस में या सर्कमस्टेंसेस में हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है? तो सर्कमस्टेंसेस विच रिक्वायर ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी टू बी रिव्यूड सच एज significant changes in the structure of the organization or the changes of the premises। अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस आ जाता है या उसकी प्रीमाइसेस में, वर्किंग प्लेस में कुछ भी चेंजेस आ जाता है तो आपको रिव्यू करना पड़ता है। उसी तरीके से आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू और चेंज प्रोसेस और वर्क मेथड्स, अगर कुछ भी प्रोसेस जो कंपनी का वो चेंज हो जाता है और या फिर वहाँ पे कुछ नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जाता है या वर्क मेथड्स अगर चेंज हो जाते हैं तो ऐसे केस में आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि फॉलोइंग द चेंजेस इन की पर्सनल, अगर किसी एक टीम के की पर्सनस या वर्क फोर्स में कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं तो आपको ऐसे केस में भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना। उसके अलावा फॉलोइंग द चेंजेस इन लेजिस्लेशन, कुछ भी कानूनों में कुछ या नियमों में कुछ भी अगर चेंजेस आ जाता है जिस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसके हिसाब से आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। उसी तरीके से वेयर ऑडिट्स, रिस्क असेसमेंट्स, मॉनिटरिंग एक्सरसाइजेस और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस शो दैट पॉलिसी इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव। अगर आपके कंटिन्यूस एक्सीडेंट्स और नियर मिस रिपोर्ट्स अगर या इन्वेस्टिगेशंस दिखाता है कि पॉलिसी अगर इफेक्टिव नहीं है तो ऐसे केस में भी आपको पॉलिसी चेंज करना पड़ता है। उसी तरीके से एज ए रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन विद द वर्कफोर्स, अगर आप अपने वर्कफोर्स के साथ में कंसल्टेशन करते हो और आपको लगता है कि पॉलिसीज़ के जो भी पॉइंट्स है वो चेंज करने पड़ेंगे या वो पॉलिसी रिव्यू करने पड़ेगी तो ऐसे केस में भी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है आफ्टर द कंसल्टेशन विथ योर वर्कफोर्स और योर मैनेजमेंट पीपल्स। इसके अलावा देखोगे तो फॉलोइंग एनफोर्समेंट एक्शन एंड आफ्टर सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम हैज़ elapsed सिंस द प्रीवियस रिव्यू टू सजेस्ट दैट अनदर वन इज़ ड्यू। इसके अलावा अगर कोई एनफोर्समेंट एक्शन लिया जाता है, इसके अलावा लास्ट कब पॉलिसी को अपडेट किया था उसके बाद अभी तक का जो टाइम है उस टाइम को भी देख के या उस टाइम के हिसाब से भी हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है कि अक्सर कुछ नए अपडेशंस की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से हम लोगों को अपडेट करना पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव रीजंस व्हाई द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी शुड बी साइन बाय द मोस्ट सीनियर पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज MD एंड CEO। तो इसका मतलब ये है कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो होता है कंपनी में वो टॉप मैनेजमेंट के लोग उसे क्यों साइन करें, क्यों हम MD और CEO से उसको अप्रूव करवाते हैं। तो उसका कारण दो इंपॉर्टेंट कारण आप लोग लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। एक तो ये होता है कि सिग्नेचर ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन वुड डेमोन्स्ट्रेट द मैनेजमेंट कमिटमेंट। इसका मतलब होता है कि अगर आप टॉप मैनेजमेंट की सिग्नेचर लेते हो तो इसका मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड है उस पॉलिसी के प्रति और वो टॉप मैनेजमेंट से आपको प्रॉपर कमिटमेंट, टोटल कमिटमेंट मिलेगा उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी तरीके से
जो ऊपर के जो अथॉरिटी होते हैं जैसे एमडी और सीईओ, वो लोग होते हैं अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शंस। तो इस हिसाब से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अगर एमडी और सीईओ साइन करते हैं तो इसका मतलब वो जो है उनका वो टोटली कमिटेड है उस पॉलिसी के प्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिव्यू इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। एक कंपनी अपने हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को क्यों रिव्यू करती है? तो उसके लिए बहुत से रीजंस जो है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि टू आइडेंटिफाई सब स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड कंडीशंस, जिसका मतलब होता है कि अगर कंपनी में कुछ भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो अनसेफ प्रैक्टिसेस को कोई फॉलो कर रहा है, अगर कंडीशंस है एग्जिस्टिंग साइट पे अगर कोई अनसेफ कंडीशंस है, तो उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। इसी तरीके से टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन रिलेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट्स इन जनरल बाय एनालिसिस ऑफ रेलेवेंट इंसिडेंट डाटा, जिसका मतलब होता है कि जो इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स रिलेटेड जो भी ट्रेंड्स होते हैं उस ट्रेंड्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। क्योंकि जैसे कि आपकी कंपनी में अगर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं तो पिछले साल कितने एक्सीडेंट्स हुए और इस साल एक्सीडेंट्स कितने हुए उसको आप कंपेयर कर सकते हो। इसी तरीके से उसके रीजंस को रूट कॉज को आप एनालिसिस कर सकते हो। सो इन सब के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्रीवियसली सेट टारगेट्स। अभी जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो उस टारगेट को आपने किस तरीके से अचीव किया है, वो पिछले बार के टारगेट के कंपैरिजन में कितने सक्सेसफुली आपने उस टारगेट को अचीव किया है, तो वो उन पैरामीटर्स को आप कंपेयर कर सकते हो। इसी तरीके से टू बेंचमार्क द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस अगेंस्ट दैट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री नॉर्म। उसी तरीके से बेंचमार्क करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को दूसरे कंपनी के और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस से अगर आपको बेंचमार्क करना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़रूरत है कि आपके हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को आप रिव्यू करें। उसी तरीके से टू आइडेंटिफाई वेदर कंट्रोल मेजर्स आर इन यूज़ एंड टू असेस देयर इफेक्टिवनेस। आपके साइट पे कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स अभी इम्प्लीमेंट किए गए और वो कितने इफेक्टिव है, आपको अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि टू बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑन अप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर्स फॉर एनी डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड। अगर आपके साइड पे कुछ भी अगर लूप होल, कुछ भी अनसेफ कंडीशंस या अनसेफ एक्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए डिसीजंस या उसके लिए सॉल्यूशंस अगर आपको निकालना है तो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से टू सेट प्रायोरिटीज़ एंड एस्टेब्लिश रियलिस्टिक टाइम स्केल्स। कौन कौन से अनसेफ कंडीशंस को, एक्ट्स को प्रायोरिटी देना है, किस कंडीशंस को सबसे पहले आपको आपके साइड से निकालना है, फिनिश करना है, उन सबको प्रायोरिटी देने के लिए भी रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से टू एसेस कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। आपके साइड पे जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो लीगली सही है कि नहीं, वो लेजिस्लेशन को या कानूनी तौर पे सारे नियमों का पालन आपके साइड पे किया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए भी रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। टू बी एबल टू प्रोवाइड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेफ्टी कमिटी विथ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है तो उसके लिए भी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना ज़रूरी होता है। अगर आपके साइट के वर्कफोर्स को मोटिवेट करना है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस का हमेशा आप लोग रिव्यू करें। उसके अलावा अल्टीमेटली बिकॉज मॉनिटरिंग एंड रिव्यू इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एनी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा मॉनिटरिंग और रिव्यू जो होता है वो हमेशा हमारे जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हम लोगों ने जितने भी देखे हुए उन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने के कारण वो आपको करना ही पड़ता है। उसी तरीके से इट इज़ एसेंशियल इफ़ द सिस्टम इज़ एक्सटर्नली एक्रेडिटेड एंड ऑडिटेड बाई स्पेसिफिक बॉडी। अगर आपके कंपनी में बाहर से एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, आप अगर किसी ISO सर्टिफाइड हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को हमेशा चेक करें, रिव्यू करें। अगला सवाल है दोस्तों, लिस्ट द वेरियस मेथड्स फॉर कम्युनिकेटिंग द कंटेंट्स ऑफ ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी टू ए वर्कफोर्स। किस तरीके से आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को आप कम्युनिकेट करके अपने वर्कफोर्स तक पहुंचा सकते हो। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि गिविंग एम्प्लॉयज़ देयर ओन पर्सनल कॉपी ऑफ द पॉलिसी और ए समरी ऑफ इट। आप उस पॉलिसी के पर्सनल कॉपी या उसकी जो समरी होती है वो आप अपने वर्कफोर्स को दे सकते हो। उसी तरीके से डिस्प्लेइंग द पॉलिसी और नोटिस बोर्ड। आप अपने उस पॉलिसी को डिफरेंट नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो ताकि लोग उसे नोटिस कर सके। उसी तरीके से एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ द पॉलिसी एट टीम ब्रीफिंग्स
टूल बॉक्स टॉक्स एंड ड्यूरिंग इंडक्शन और रिफ्रेशन ट्रेनिंग कोर्सेज। आपके कंपनी में जो टीम ब्रीफिंग्स दी जाती है, टूल बॉक्स टॉक्स जो होते हैं, पेप टॉक्स या इंडक्शन ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज, उस टाइम पे भी आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। रेफरिंग टू द पॉलिसी इन इंटरनल न्यूज़ लेटर्स पे, बुकलेट्स पे, ईमेल्स पे और जो इंटरनेट कम्युनिकेशंस नेट थ्रू जैसे व्हाट्सएप, उन सब थ्रू से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। मेकिंग द पॉलिसी एन एजेंडा आइटम आर द मीटिंग्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में जो भी मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग्स में आप इसको एक मेन एजेंडा बना के भी इसके बारे में आप इसके डिटेल्स को कम्युनिकेट कर सकते हो या दूसरे आपके वर्कफोर्स तक को उसको पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एन एम्प्लॉयर मस्ट फॉर्म ए हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में एक एम्प्लॉयर हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी को बनाता है? तो इसका आंसर है, द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू फॉर्म ए हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी व्हेन रिक्वेस्टेड इन राइटिंग बाई 2 और मोर ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। अगर 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, अगर वो इन राइटिंग में अगर एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए, तो ऐसे कंडीशंस में एम्प्लॉयर को मस्ट होता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बनाए, ताकि वो उस कमेटी थ्रू जो वर्क फोर्स जो होती है उसके वेलफेयर के लिए और उसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, गिव रीजंस वाई ये हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में बी इनएफेक्टिव। किन किन कारणों के कारण हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी जो बनाया जाता है किसी भी कंपनी में, वो इनएफेक्टिव हो जाता है? तो उसके कारण जो होते हैं वो है, ए रेंज ऑफ रीजंस इंक्लूड एन अनइवन बैलेंस इन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन। जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, वो जो कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी जो होता है वो इनफेक्टिव हो जाता है। उसी तरीके से ए जनरल लैक ऑफ कमिटमेंट बाय मैनेजमेंट और द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में, वो अगर टोटली कमिटेड नहीं है उस मीटिंग्स के प्रति, अगर वो मीटिंग्स में टोटल टाइम पे नहीं आते, कोई प्रॉपर फीडबैक नहीं देता, अगर वो पूरी तरीके से अगर वो कमिटेड नहीं रहेंगे, तो ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी होता है वो इनफेक्टिव हो जाता है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता उस कमेटी के बनाने से, या उसका हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी तरीके से पुअर चेयरमैनशिप या पुअर मैनेजमेंट कमिटमेंट फ्रॉम टॉप जो होता है वो भी एक रीज़न होता है। उसी तरीके से नो पब्लिश्ड एजेंडा और मिनट्स, अगर प्रॉपर एजेंडा नहीं है मीटिंग में, मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है, प्रॉपरली उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है, तो वो भी इनफेक्टिव होता है। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मीटिंग्स, अगर मीटिंग्स लगातार कैंसिल किए जाते हैं, टाइम पे नहीं कंडक्ट किए जाते, तो वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी को इनफेक्टिव बना देता है। द अनसूटेबिलिटी ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस्ड, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने की बजाय दूसरे किसी टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी जो होता है वो इनफेक्टिव रहता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसी तरीके से नो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्टाइज है अवेलेबल, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में कोई एक्सपर्ट्स ही नहीं है, अगर कॉम्पिटेंट आदमी नहीं रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद में लास्ट जो होता है वो है नो एक्सेस बाय द कमेटी टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी को कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई पावर ही नहीं है, तो वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी को वीक बना देता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इश्यूज दैट आर टिपिकली इंक्लूडेड इन द अरेंजमेंट सेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो अरेंजमेंट सेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में कौन कौन से इश्यूज टिपिकली इंक्लूड किए जाते हैं? वो है सिस्टम्स ऑफ वर्क, हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ हजार्ड्स जैसे कि मशीनरी हजार्ड, डेज सब्सटेंसेस, मैनुअल हैंडलिंग, फायर एक्सीट्रा। उसी तरीके से कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, सेफ्टी ऑफ विजिटर्स, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स जो है वो, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, देन इमरजेंसी प्रोसीजर्स, एंड फाइनली एम्प्लॉय कंसल्टेशन।